हेलो दोस्तों, स्टडी विंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, स्टडी विंग्स जो है एक प्लेटफॉर्म रहने वाला है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। चाहे हम स्टेट की बात करें, जैसे जीके एसएसबी हो गया हमारा, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें जीके पीएससी हो गया, या फिर सेंटर की बात करें एसएससी हो गया, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बैंकिंग की, तो बैंकिंग का भी कंटेंट आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है। तो दोस्तों, सारे के सारे ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म आपके पास है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो स्टडी विंग्स ऑनलाइन है, यहाँ पे एक एमसीक्यू सीरीज़ जो है उसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी, ये देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगी। जैसे जीके एसएसबी के अभी बहुत एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे चर्चा में है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जेके पीएसआई। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा भी देखिए इस प्लेटफॉर्म पे बड़े सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, जेके पीएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड। तो ये जेके पुलिस अभी कांस्टेबल जो चल रहा है उसके लिए भी ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी, ठीक है। अच्छा देखिए, एमसीक्यू सीरीज़ हमारी कैसी रहेगी। पहले तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एमसीक्यूज़ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस वो भी जो जीके एसएसबी ने पूछे हैं, या फिर जो सेंट्रल लेवल पे भी पूछेंगे, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। और साथ में एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे स्टडी विंग्स ऑनलाइन को फॉलो करना है। वहाँ पे आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स अपडेटेड जो हैं वहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये जो भी हम एमसीक्यू करेंगे इनकी होगी यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जो हमारा जो भी कंटेंट होगा वो हमेशा आपको क्या दिखेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही दिखेगा। और यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन होने वाली है। और ये एमसीक्यू सीरीज़ जो है आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस ही करवाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स प्राइमरी आउटकम्स। तो दोस्तों, आप क्या देखोगे, यहाँ पे पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दिए, आगे इनके कुछ एजेंडाज दिए हुए हैं। तो आपको देखना है कि कौन सी यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सही तरीके से मैच की गई है यहाँ पे। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। तो देखिए, ये कब शुरू हुई थी, 1972 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। तो बोलता है अडॉप्ट किया था इसने क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब आया था, 1997 में आया था, ठीक है। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 2005 में किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे इसको पहले ऐसे रखते हैं, तीसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं 2015 में आया था, बिल्कुल सही बात है। बोलता है ये पहला ग्लोबल एग्रीमेंट था किस पे, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन पे, ठीक है। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन पे पेरिस एग्रीमेंट दोस्तों नहीं था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, गलत। फिर हम तीसरे की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 की बात की है यहाँ पे। और फिर इन्होंने कहा कि ये किस पे, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे बात करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए, जो मॉन्टेन प्रोटोकॉल है वो आई कब थी, ये 1997 में नहीं, 1987 में आई हुई थी, 1987 में। और वो किससे डील करती है, वो डील करती है, आपने सुना होगा, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की बात करती है कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अब हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे, क्योंकि ये जो है हमारा सही आंसर रहने वाला है। रियो अर्थ समिट 1992 की, इसमें इन्होंने अडॉप्ट किया था एजेंडा 21, और साथ में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो रहता है हमारा बी। तो देखिए, अगर हम थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके देखें तो रियो अर्थ समिट जो है 1992 की, पहले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई थी। यहाँ पे देखिए एजेंडा 21 जो है वो अडॉप्ट किया गया था, साथ में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे CBD भी कहा जाता है, और साथ में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिजल्ट थी किसका, ये जो रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 की, ठीक है। अब देखिए, वो बाकी स्टेटमेंट्स क्यों गलत है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए, ये किसकी, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस जो है ये किसकी बात करता है, 1972 की। बोलता है ये क्या है, एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए ही स्टार्ट किया गया था, बट ये क्योटो प्रोटोकॉल से को अडॉप्ट नहीं करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, बोलता है ये डील करता है क्लाइमेट चेंज से, ना कि ओजोन प्रोटेक्शन से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की बात करता है, ना कि क्लाइमेट चेंज की। और इसकी अडॉप्शन भी कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये क्वेश्चन हमें दिखता है ज्योग्राफी से। पहला क्वेश्चन हमें दिखा इन्वायरमेंट से, दूसरा क्वेश्चन हमें दिख रहा है ज्योग्राफी से। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिवर कृष्णा की बात हो रही है। तो दोस्तों आपने रिवर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसमें अगर आप देखें हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा आपके पास क्या आता है? हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा आपके पास आता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में भी दो प्रकार आपको दिखेंगे, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। तो ईस्ट फ्लोइंग में एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम क्या है? कृष्णा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज इनमें से कौन कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे क्या है? भीमा है, दूसरे तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, कबीनी है, पलेरू है, मुनीर है। ठीक है, तो अगर आपने याद किया होगा, अच्छा इससे पहले मैं आप एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे सभी ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स वाइज टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। ट्रिक्स आपको बता दी जाएगी, जैसे ये रिवर सिस्टम है, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ को कैसे याद रखना, वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए कृष्णा जो है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भीमा जो है वो हमें दिखती है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, फिर तुंगभद्रा दिखती है, मालप्रभा दिखती है, कबीनी की अभी बात नहीं करते, पलेरू दिखती है, और मुनीरा दिखती है। देखिए ये जो कबीनी है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि कृष्णा की। तो इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 ट्रिब्यूटरीज़ है। तो 6 ट्रिब्यूटरीज़ में से एक ट्रिब्यूटरी जो है वो किसकी है? कावेरी की है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है ओनली 3, ठीक है, या ओनली 4, ओनली 5। तो हमने देखा कि ऊपर जो 5 ट्रिब्यूटरीज़ है वो कृष्णा की है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी वो सही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ कबीनी जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है किसकी? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इनका आंसर अच्छे से कर सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? बोलता है वेस्टर्न घाट्स जो है वो एक कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स है। ठीक है, देखिए ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, यहाँ इस साइड पे आपको क्या दिखेगा? वेस्टर्न घाट्स दिखेगा, यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स दिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इन्होंने कहा है कि बताओ ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स है। ठीक है, एक बात तो ये, और ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने कहा दैट कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू स्पेसिफिक पासेस। तो इन्होंने कहा कि इसको क्रॉस किया जा सकता है कुछ स्पेसिफिक पासेस से। अब पासेस के बारे में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। आपने थल घाट के बारे में सुना होगा, आपने भोर घाट के बारे में सुना होगा, और आपने फल घाट के बारे में सुना होगा। देखिए थल घाट और भोर घाट आपको कहाँ पे मिलेंगे? महाराष्ट्र में ही, और फल घाट जो मिलेगा वो केरला में ही मिलेगा। ठीक है, और बोलते ये स्टेटमेंट जो है वेस्टर्न घाट्स के लिए ये बिल्कुल सही रहने वाली है। और दूसरी बात करता है वेयर एज ईस्टर्न घाट्स आर हाईली डिसेक्टेड बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा रिवर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ये गोदावरी जा रही है, ये कृष्णा जा रही है, ये कावेरी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको महानदी भी जो है वो देखने को मिलेंगी। और ये क्या करती है? ये इन ईस्टर्न घाट्स को इरोड करती है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या है? गैप बने हैं, इसीलिए ये क्या है? डिसेक्टेड माउंटेन्स। ठीक, तो ये पहली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेसिडियस फॉरेस्ट आर मोर डोमिनेंट इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वाइल द ईस्टर्न घाट्स आर करेक्टराइज्ड प्राइमरली बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो दोस्तों देखिए अगर आपने इंडिया का क्लाइमेट के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे बात होती है किसकी? मूनसून की। ठीक है, वहाँ पे बात होती है मूनसून की, और कौन से मूनसून की? सबसे पहले साउथ वेस्ट मूनसून की। साउथ वेस्ट मूनसून यानी कि विंड्स यहाँ पे आती है तो वो बहुत ज़्यादा बारिशें करती है। कहाँ पे? अपने वेस्टर्न घाट्स पे बहुत ज़्यादा बारिशें करती है। तो अगर जिस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वहाँ पे आपको कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और वही इस स्टेटमेंट में क्या है कि डेसिडियस फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट्स पे मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, और ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको कौन से फॉरेस्ट मिलने वाला है? डेसिडियस। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? लेस रेनफॉल होती है, और होती भी है तो वो कहाँ से आती है? वो जब हमारा रिट्रीटिंग मानसून आता है, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे
तमिलनाडु में बारिश कर देती है और उसकी वजह से यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे गलत हो जाती है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट की बात करता है, बोलता है द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एक्ट्स एज अ प्राइमरी वाटर डिवाइड बिटवीन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बोलता है ये जो वेस्टर्न घाट्स का एस्कार्पमेंट है, यानी कि ये जो इनकी ऊंचाई है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है, प्राइमरी रोल प्ले करता है किसमें, ये जो वाटर डिवाइड होता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे आपको गोदावरी दिखेगी, कृष्णा दिखेगी, कावेरी दिखेगी, ये सारी की सारी नदियाँ देखिए निकलती तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट से ही हैं। ठीक है, लेकिन जाती किस तरफ है, ये ईस्ट फ्लोइंग तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके पीछे क्या दिखता है आपको, वेस्टर्न घाट्स ऊंचाई में, तो वो इनको इस तरफ आने नहीं देते और वो कहाँ चली जाती हैं, अगली तरफ, यानी कि ईस्टर्न घाट्स वाली तरफ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे अरेबियन सी वाली तरफ, देखिए इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट्स वाली तरफ, और पिछली वाली तरफ क्या है, अरेबियन सी। तो ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी में कोई नदियाँ नहीं आती। आपने ऊपर नाम सुना होगा नर्मदा का, तापी का, और भी छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं अरेबियन सी में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से हमारी दो स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड हमारी यहाँ पे गलत होने वाली है, वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये हमारी जो है सही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने वही लिखा हुआ है, वेस्टर्न घाट जो है बोलता है कंटिन्यूस वॉल लाइक मतलब माउंटेन्स है। ठीक है, जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे आपके पाए जाते हैं, और बोलता है उनको सिर्फ हम क्रॉस कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक माउंटेन पासेस के थ्रू, जैसे थलघाट, भोरघाट और फलघाट। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे हैं। और बोलता है ईस्टर्न घाट्स की हम बात करें तो ये डिसकंटिन्यूस है, लो है, हाईली इरोडेड है, या डिसेक्टेड भी आप कह सकते हो। और बोलता है मेजरली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है पेनिनसुलर इंडिया की, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो बोलता है इनने उसको इरोड किया हुआ है ईस्टर्न घाट्स को, इसीलिए वो क्या है, डिसेक्टेड है। ठीक, फिर स्टेटमेंट सेकंड की बात करता है तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि वेस्टर्न घाट जो है ज़्यादा रेनफॉल इनको मिलती है, तभी ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। और बोलता है ये अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये भी बात वही कर रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो मेन क्रिस्टलाइन है, वो मेजर वाटर डिवाइड करता है पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, वो ही सेपरेट करता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो भी मतलब हमारा वाटर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया में। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन, वो बनता है कहाँ से, हमारे हिस्ट्री से। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसके बारे में, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया तत्वबोधनी सभा। ठीक है, तो तत्वबोधनी सभा मतलब यहाँ पे पहले आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई और उनके फाउंडर्स जो हैं उनके नाम आपको बताने। तो तत्वबोधनी सभा अगर आपने पढ़ा होगा तो किसने फाउंड की थी, ये फाउंड की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये की थी 1839 की बात है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय ने अगर आपने देखा होगा अमित्य सभा, ठीक है, ये 1815 की बात है, राजा राम मोहन राय ने इसको फाउंड किया था। उसके बाद यहाँ पे प्रार्थना समाज की जब हम बात करेंगे तो प्रार्थना यानी कि आताराम पंडुरंगा। देखिए जब प्रार्थना की बात होती है, अच्छा चलिए इनको मैं ट्रिक्स से बाद में बताऊंगा कि कैसे याद रखना है आपको। ठीक है, एक पूरी ट्रिक वाली सीरीज़ हमारे यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था, आत्माराम पंडुरंगा ने। और सत्यशोधक समाज किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, अब देखिए मेजरली इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है यहाँ पे, तत्वबोधनी सभा, यानी कि फर्स्ट का हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, फर्स्ट का बी। अब देखिए फर्स्ट का बी यहाँ पे है और फर्स्ट का बी यहाँ पे, यानी कि ये जो दो ऑप्शन हैं वो हमारे अभी तक सही हैं। उसके बाद बोलता है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज किसने बनाया था, आत्माराम पंडुरंगा है। ठीक है, तो आत्माराम पंडुरंगा यानी कि सेकंड का डी होने वाला, तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड का डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था, कब, जैसे मैंने आपको बताया 1839 में। और ये क्या थी, मतलब जो भी आइडियाज़ थे उपनिषदास के उनको प्रमोट करने की कोशिश, मतलब प्रमोट करने की बात करते थे। फिर यहाँ पे प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंगा कब इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, 1867 में। ठीक है, तो ये क्या था, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेके था, जैसे विडो रीमैरिज हो गया और ये जो कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म करना, उसकी बात की जाती थी। वैसे ही सत्यशोधक समाज भी
आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा। ये कास्ट सिस्टम की ही बात करता है, ब्राह्मणिज्म की ही बात करता था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये कब फाउंड किया था ज्योतिबा फूले ने? 1873 में। और रही बात यहाँ पे अमित्य सभा, ये तो आप जानते हो, राजा राम मोहन रॉय 1815 में इसको क्या किया था, इन्होंने इसको फाउंड किया था। ठीक है, यहाँ पे ये बात करते थे कि इसकी मोनोथीज्म की, यानी कि एक ही भगवान है, और साथ में जो सोशल लेवल्स थे हमारे, जैसे यहाँ पे सती सिस्टम प्रैक्टिस हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, तो उनकी बात करता था, ये उनको ख़त्म करने की बात करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है फिर से हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से बात हो रही है किसकी यहाँ पे? परमानेंट सेटलमेंट की। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि यहाँ पे देखिए पहली स्टेटमेंट हमसे क्या पूछी गई है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग इन बिहार एंड बंगाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए परमानेंट सेटलमेंट किससे एसोसिएटेड है? परमानेंट सेटलमेंट एसोसिएटेड है लैंड से, ज़मीन से, लैंड रिफॉर्म से। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म से जब हम बात करेंगे तो लैंड पे देखो क्या उगता है, लैंड पे उगता है कॉर्न, कॉर्न यानी कि मक्की। ठीक है, तो जब हम कॉर्न की बात करते हैं तो अगर हम इसके फाउंडेशन की, मतलब इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट की या इंट्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपने वैलिस लगा देना, कॉर्न वैलिस। ठीक है, यानी कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो लॉर्ड हेस्टिंग ने नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, बिहार बंगाल में। फिर आपकी स्टेटमेंट जो है वो सही बनेगी। अब इन्होंने नाम गलत दे दिया तो पहली स्टेटमेंट हमारी होगी इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है कि द जमींदार वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड बट देयर राइट्स वर सब्जेक्ट टू द सनसेट लॉ। ठीक है, अगर किसी ने सनसेट लॉ के बारे में पढ़ा हो, अगर किसी को पता हो, तो देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ सनसेट लॉ के बारे में। अगर किसी ने पढ़ा हो तो वो तो ये स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से जानता है ये करेक्ट है या नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सनसेट लॉ क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट आई थी, यहाँ पे थे ज़मींदार, यहाँ पे थे ज़मींदार। ठीक है, जो क्या होते थे, लैंड के ओनर्स हुआ करते थे। ठीक है, अब ये जो ज़मींदार थे इनको क्या रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देना पड़ता था? वो देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब ये लेते किससे थे? पीजेंट्स से, जो काम करते थे इनकी ज़मीन पे। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया होता था, एक डेट फिक्स की होती थी, एक डेट जो थी वो फिक्स की होती थी, और उस फिक्स डेट के सनसेट तक का इंतज़ार करते थे ये लोग। ठीक है, अगर उस डेट तक ज़मींदार ने अपना जो भी रेवेन्यू है वो ब्रिटिशर्स को दे गया तो फिर तो ठीक बात है, अगर नहीं दिया तो इनके जो लैंड राइट्स होते थे, ठीक है, या ओनरशिप राइट्स होते थे वो सीज़ किए जाते थे, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसी को सनसेट लॉ जो है कहा जाता था। तो बोलता है यहाँ पे ज़मींदार वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड, बिल्कुल सही है, ज़मींदार को ओनर बना दिया गया था। लेकिन बोलता है उनके जो राइट्स थे वो तब तक थे जब तक सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग वो चलते थे। ठीक है, अगर उससे वो हो गया, मतलब अगर सनसेट तक पैसा ना दे पाए तो उनके जो राइट्स थे वो ख़त्म हो जाया करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो रही है किसकी? देखिए तीसरी स्टेटमेंट इन्होंने क्या पूछा है, बोलता शेयर जो था गवर्नमेंट का 1/6 था जो भी टोटल प्रोड्यूस निकलता था। तो ऐसी बात नहीं है, देखिए गवर्नमेंट का शेयर यानी कि ब्रिटिशर्स का शेयर यहाँ पे क्या होता था, 10th 11th हुआ करता था, 10th 11th हुआ करता था, और 1/11 जो था वो हुआ करता था किसका? वो हुआ करता था हमारे ज़मींदार्स का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहले भी गलत है, यानी कि सेकंड ओनली, तो ए ऑप्शन हमें दिखेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। देखिए परमानेंट सेटलमेंट आई करती 1793, सब जानते हैं, और किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। कहाँ पे? बिहार बंगाल। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने नहीं की थी। स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़मींदार जो थे वो थे ओनर किसके? ज़मीन के, और बोलता वो स्ट्रिक्टली बाउंड थे किससे? सनसेट लॉ से, और सनसेट लॉ मैंने आपको बता दिया, ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा कि गवर्नमेंट का शेयर कितना फिक्स किया गया था? 1/6 नहीं था, ये 10/11 था। ठीक है, ये जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1/11 जो था वो जाता था किसको? ज़मींदार्स को। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जोग्राफ़ी की। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है ग्लेशियर्स पे। ठीक है, अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट जो है दी गई है। पहली बात हो रही है कल्होई ग्लेशियर। कल्होई ग्लेशियर बोलते हैं इसको गॉडेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है, और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर आपको कश्मीर वैली में देखने को मिलेगा, और प्राइमरी सोर्स है ये लिदर रिवर का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे थेजुअस ग्लेशियर की। बोलता है थेजुअस ग्लेशियर जो है वो सोनमर्ग रीजन में, बिल्कुल सही। और बोलता है इसको हैंगिंग ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वहाँ पे बनी रहती है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और तीसरी है मैकोई ग्लेशियर, बोलता है ये भी सोनमर्ग रीजन में, बिल्कुल सही। और बोलता है ये फेड करता है किसको, सिंध और द्रास रिवर्स को। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन वही एक्सप्लेनेशन जो ऊपर दी गई थी, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मनसबल लेक की। अब बोलता है मनसबल लेक जो है, आपने सुना होगा वन ऑफ द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोलता है ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बिल्कुल सही। और इसके आगे बोलता है लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो ये बात इसने गलत कर दी। देखिए ये कहाँ पे है, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये कहाँ पे, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो बोलता है यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या होगी, इनकरेक्ट। उसके बाद बोलता है ये बोलता है द लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, एट द पेरिफेरी ऑफ द लेक एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द क्लियर वाटर ऑफ द लेक। बोलता है ये जो ग्रोथ होती है लोटस की, किसके अराउंड, ये जो मनसबल लेक है उसके अराउंड, और जो ब्लूम करते हैं जुलाई और अगस्त में, यानी कि खिलते हैं, वो और ज़्यादा ब्यूटी एनहांस कर देता है किसकी, मनसबल लेक की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उसके बाद बोलता है ये गुड साइट है एक्वेटिक बर्ड्स के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए, ठीक है। और बोलता है इसको टाइटल भी दिया गया है मुगल्स के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स इसको कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए इसमें से दो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड हमारी सही है, पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। यानी कि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा गया, ठीक है। बोलता इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट रहेगी, ठीक है। तो देखिए ये बोलता है कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और डेप्थ की बात करें तो ये 13 मीटर्स के अराउंड जो है इसकी डेप्थ है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिलेगा, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। और बोलता है ये डीपेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन मिलेगी कहाँ पे, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको कहा, ये वही बात की है कि वो जो हमारे लोटस हैं वो उगते हैं, खिलते हैं, और वो ब्यूटी जो है और बढ़ा देते हैं लेक की, बिल्कुल सही। और बोलता है ये क्या है, रिच इसमें बोलता है ड्यू टू इट्स रिच इकोसिस्टम, बड़े सारे नेचुरल स्टैम्पिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड है ये किसके लिए, एक्वेटिक बर्ड्स के लिए या माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है। और बोलता है हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो इसको टाइटल भी मिला हुआ है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, मुगल्स के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है इन सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अब इन सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या हो गया, देखिए हमने अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा होगा इन सीटू का मतलब हो गया नेचुरल होम, यानी कि नेचुरल तरीके से कोई चीज़ की जाती तो उसको इन सीटू में रखा जाता है, और अगर मेन मेड के तरीके से की जाती है तो उसको एक्सीटू में रखा जाता है, ठीक है, उसको एक्सीटू कहा जाता है। तो इसने यही पूछा कि जो नेचुरल तरीके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, उनमें नीचे दी गए ऑप्शंस में से उसकी एग्जांपल्स बताओ। तो देखिए फार्म पाउंड क्या है, मेन मेड है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेन मेड है। और बोलता है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, ठीक है, फॉर द स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। तो ये भी क्या करते हैं, लोग खुद ही बनाते हैं, यानी कि मेन मेड है, ठीक। तो ये आपको यहीं पे पता चल रहा होगा कि तीनों के तीनों ऑप्शन ये क्या है, ये XC2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये किस में आते हैं, XC2 में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास बचता है, यानी कि स्टोर करना वाटर को सॉइल प्रोफाइल में। कैसे, मल्चिंग क्या होता है, जैसे देखिए कोई लकड़ी वकड़ी या कोई पत्ते वत्ते, उनसे जो ज़मीन को ढका जाता ताकि वहाँ पे पानी को रोका जा सके, और वो जो एरिया है वो पानी मतलब उस पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात हो रही है। आपको बताया कि इन सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जिसमें हम नेचुरल तरीके से रेन वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ज़मीन में। XC2 हो गया जो रेन वाटर्स को हम स्टोर करते हैं थ्रू डिफरेंट मूड्स, जैसे ये देखिए यहाँ पे फार्म पाउंड्स हम बनाते हैं, या रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, या फिर अंडरग्राउंड हम स्टोरेज जो भी बनाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टनल से, जम्मू एंड कश्मीर के टनल से। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले किसकी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अब बोलता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो 9 किलोमीटर लॉन्ग है। अगर आपने देखा होगा, कभी आपने गए भी होगे, वहाँ पे लिखा होता है 9.2 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है,
ठीक है, यानी कि यहीं पे स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है। अगर एक्चुअल बात करें 9.28 किलोमीटर्स की इसकी क्या है लेंथ है, ठीक है, और बोलता है ट्विन ट्यूब है, बिल्कुल सही है, यहाँ गलत है, आगे ट्विन ट्यूब है, सही है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिव उधमपुर और रामबन, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टनल T50। अब देखिए ये कौन सा है, ये रेलवे टनल है, बोलता है ये 12.77 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और बोलता है ये खारी और सुंबर जो जगह है उनको जोड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, और बोलता है ये वन ऑफ द इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशनल टनल है जो कंस्ट्रक्ट किया है इसके अंडर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंडर। ठीक है, इसे USBRL प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ये टनल है, इसकी इतनी ही लेंथ है और ये खारी और सुंबर को जोड़ता है, और ये जो USBRL प्रोजेक्ट है इसी के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो यहाँ पे ओनली वन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसकी होगी। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि चनैनी नेशनल टनल, ठीक है, आप जानते भी होंगे, तो बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है JKSS भी, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको चनैनी नाशरी टनल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चनैनी और नाशरी को जोड़ता है। चनैनी आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, नाशरी आपको रामबन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, इसलिए इन्होंने लिखा है उधमपुर और रामबन को जोड़ता है। ठीक, और उसके बाद बोलता है अगर इसकी बात करें तो ये 9.28 किलोमीटर बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक ट्यूब रनिंग टनल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, थर्ड की, बोलता है ये टनल T5 है, यानी कि इसकी लेंथ 12.77 किलोमीटर जो है वो है, और बोलता है ये खारी सुंबर को जोड़ता है किस प्रोजेक्ट के अंदर, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंदर। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट इंडिया का लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल ट्रांसपोर्ट टनल है अभी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात हो रही है, यूनेस्को साइट्स के बारे में पूछा गया। अब देखिए बोलता है यूनेस्को साइट्स की बात हो रही है, तो यूनेस्को साइट में एक हमारे इंडिया में एक साइट आती है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बोलता है इस साइट में ये जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है इसमें कौन कौन सी चीज़ मतलब नीचे कौन कौन सी रेलवेज़ जो हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया। ठीक, तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं कालका शिमला रेलवे, ये आपको कहाँ पे मिलेगा भाई, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर बात करता है नीलगिरी की, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग की बात करता है तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कोलकाता में देखने को मिलेगा। तो बोलता क्या ये तीनों इसमें आते हैं, तो बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबो जो है वो ऑप्शन है इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले बोलता है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये डेजिग्नेट की गई है यूनेस्को के द्वारा एक साइट जिसमें ये तीन जो है रेलवेज़ आती हैं, एक दार्जिलिंग वाला वेस्ट बंगाल, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की बात कर रहा था मैं। तो बोलता वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, 1999 में इसको डाला गया था। दूसरा क्या है, नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे तमिलनाडु में देखने को मिलेगा 2005 में। फिर है कालका शिमला रेलवे, ये आपको देखने को मिलेगा 2008 में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और हम जो वीडियोज़ हैं वो छोटी छोटी लेके आए ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।